सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह से मस्त होंगे, है ना। बिल्कुल एनर्जी के साथ फिर से क्लास की शुरुआत करने के लिए आ गए हैं आगाज करने कि इस बार इतिहास अपना होगा। इतिहास इस बार अपना होगा। इस बार इस प्रकार से कलम से इतिहास को लिखेंगे कि पढ़ने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए, है ना। इस प्रकार से आप लोग तैयार हो जाइए क्लास में। जैसा कि हमने पिछला क्लास में बताया था कि साइंस का जैव प्रक्रम के पोषण टॉपिक को हमने पिछला क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज के टॉपिक को चर्चा करेंगे जैव प्रक्रम के श्वसन टॉपिक को, जो कि संपूर्ण श्वसन के टॉपिक को इसी वीडियो में कवर होगी। ठीक है, तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम क्लास पर ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले टॉपिक है श्वसन। ठीक है, दूसरा टॉपिक है श्वसन, दूसरा चैप्टर है श्वसन बायोलॉजी का। ठीक है, ये जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा हम कल ही बता चुके हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। आज भी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं, बता देते हैं। जैव प्रक्रम का अर्थ ही होता है कि सजीवों को इस पृथ्वी पर अर्थात इस वातावरण में जीवित रहने के लिए कई सारे क्रियाकलापों को करनी पड़ती है और अपने शरीर की अनुरक्षण करनी पड़ती है ना। वही जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे कि पोषण, भोजन प्राप्त करना, भोजन में मौजूद खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, इनको ग्रहण करना, है ना। ये सब हो गए पोषण। दूसरा हो गया श्वसन, श्वास लेना। श्वास लेने के बाद शरीर में ऊर्जा का निर्माण होती है ना, एक एनर्जी का निर्माण होती है, उसी को हम श्वसन कहते हैं। ये दूसरा टॉपिक आ गए। तीसरा टॉपिक आ गए थे परिवहन। जो हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स मौजूद है, जो भी खनिज पदार्थ मौजूद है, वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, वो कहलाती थी परिवहन। चौथा टॉपिक कहलाती थी उत्सर्जन, जो कि हमारे शरीर में बेकार और अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकल जाना होता था, जैसे कि यूरिन, पसीना, यूरिया, ये सभी का बाहर निकल जाना होता था, वो सभी उत्सर्जन के अंतर्गत आते थे। तो आइए दूसरा टॉपिक को हम समझते हैं, श्वसन। श्वसन में दूसरा टॉपिक में क्या है? श्वसन अर्थात रिस्पायरेशन, श्वास लेना, है ना, श्वास लेना। जैसे कि आमतौर पर हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग श्वास किस चीज़ से लेते हैं, किस चीज़ से लेते हैं। तो हम लोग मनुष्य हैं, फेफड़े से श्वास लेते हैं। किससे श्वास लेते हैं? फेफड़े से। लेकिन श्वसन का एक परिभाषा आ जाता है कि हम लोग श्वास लेते हैं किस चीज़ से, अर्थात किस चीज़ से फोर्स लगा रहे हैं श्वास लेने के लिए। अब कोई बोलेगा नाक से श्वास लेते हैं, तो फेफड़े का इसमें क्यों नाम है ना। तो नाक से श्वास लेते हैं। नाक से श्वास अंदर जाने की एक जरिया है ना, श्वास अंदर जाने की जरिया है। लेकिन श्वास ले कौन रहा है? फेफड़ा ले रहा है, क्योंकि फेफड़ा को श्वसन की जरूरत है, फेफड़ा को श्वास की जरूरत है। तो फेफड़ा ही बल लगा रही है, फेफड़ा ही फोर्स लगा रही है, ताकि श्वास अंदर खिंचाता है ना। उसी प्रकार से फेफड़ा को ही माना जाता है कि मनुष्य फेफड़ों से ही श्वास लेती है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से। तो श्वसन के बारे में ये तो पता चला होगा कि जिस चीज़ से हम कुछ फोर्स लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उससे हम ग्रहण करते हैं श्वास को, तो वही कहलाता है श्वसन, वही कहलाता है श्वास लेने वाला श्वसन तंत्र कहलाता है ना। जैसे कि फेफड़ा से श्वसन तंत्र क्या हो गया? फेफड़ा। और नाक तो एक जरिया हुआ श्वास अंदर जाने का। अब देखते हैं क्या क्या है श्वसन का परिभाषा क्या है। तो श्वसन में है कि हम लोग श्वास भी लेते हैं और श्वास भी छोड़ते हैं, दोनों काम करते हैं, है ना। तो देखते हैं मानव शरीर के सभी क्रियाएं जिनमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शरीर के कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण करने में किया जाता है। इस क्रिया का उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, श्वसन कहलाती है। यानी कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑक्सीजन को, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में है 21%, क्या केवल इसी को ग्रहण करती है मानव श्वास के रूप में? तो नहीं, मानव श्वास के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण में मौजूद सभी गैसें को ग्रहण करती है, लेकिन हमारा फेफड़ा केवल ऑक्सीजन को ही ले पाती है, ऑक्सीजन लेती है और बाकी सारे गैसें को फिर बाहर निकाल देते हैं।
फिर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसी प्रक्रिया होती है। हम वातावरण में मौजूद सभी गैसों को श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, अब बाकी ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन को रखते हैं, अब बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं। समझे बातों को? इसी प्रकार से होती है। तो वो श्वसन की प्रक्रिया, और वही ऑक्सीजन को फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल करके फिर बाहर निकालते हैं, है ना। वैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? गर्म गैसें है। कैसा है? गर्म गैसें है। ये बिल्कुल जैसे कि देखेंगे रासायनिक समीकरण श्वसन का क्या होती है। जैसे कि हमारे कोशिकाओं में मौजूद है ग्लूकोज। कोशिकाओं में क्या मौजूद है? ग्लूकोज। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझते होंगे, देखिए यहाँ पर है कि हमारे कोशिकाओं में, जैसे कि हमारे कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और कोशिका द्रव होती है, ठीक है। कोशिका द्रव होती है और कोशिका केंद्रक होती है, ठीक है। ये है केंद्रक वाले भाग और ये है माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग। माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग हो गया। अब देखेंगे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से ही ग्लूकोज मौजूद रहता है। ग्लूकोज C6H12O6 ये पहले से ही मौजूद रहते हैं। अब ये पहले से मौजूद रहते हैं, यहाँ मिलते कैसे हैं? जैसे हम लोग कल भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे थे, कल की क्लास में जाने थे कि भोजन के रूप में यहाँ पर ग्रहण करते हैं तो भोजन का विखंडन होता है, पाचन होता है। अब भोजन में क्या होते हैं? भोजन में बहुत प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन सब का क्या हो जाते हैं? हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूटता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में टूट रहा था। फिर वसा भी ग्लूकोज के रूप में अंत रूप में टूट रहे थे, कल यही समझाए थे। उसके बाद फिर वही ग्लूकोज फिर आते हैं कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ आते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और वही माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज हमेशा अस्थायी रूप से पड़ा रहता है। फिर उसके बाद फिर ऑक्सीजन आते हैं। क्या आते हैं? ऑक्सीजन। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास लेने के बाद ऑक्सीजन जाते हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन जाने के बाद वो ईंधन का काम करती है। किसका काम करती है? ईंधन। तो कोशिकीय ईंधन का काम करती है। ईंधन के रूप में ये ग्लूकोज को किस में बदल देते हैं? पाइरूवेट में। किस में बदल देते हैं? पाइरूवेट। अब पाइरूवेट से हम एटीपी में प्राप्त करते हैं। किसमें? एटीपी में। और एटीपी में हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वही एटीपी के रूप में ऊर्जा कहलाती है, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी क्या है? ऊर्जा के रूप में मिलती है। जैसे कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या करते हैं? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से जुट जाना, ऑक्सीकृत हो जाते हैं और होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल में निर्माण करते हैं और कुछ ऊर्जा बनाते हैं। यही ऊर्जा को हम उपयोग करते हैं। यही ऊर्जा को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। अब बाकी जल रहता है हमारे शरीर के अंदर, ये रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में हम फिर से छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ऐसी प्रक्रिया होती है। फिर बोला गया है कि श्वसन में ही शरीर से ऊर्जा प्राप्त उत्पादन का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि श्वसन किस लिए जाना जाता है? श्वसन जाना जाता है शरीर में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य उद्देश्य, यानी कि ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य को जाना जाता है श्वसन में, ठीक है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पर पता होगा। उद्देश्य को जाना जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे की ओर कि अब यहाँ पर ह्यूमन सेल्स के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब देखिए, ह्यूमन सेल्स अर्थात मानव की कोशिकाएं ये है, ठीक है। मानव की कोशिकाएं हैं। इसमें देखिए कैसे होती है। ये माना कि मानव की कोशिकाएं हैं तो इस कोशिकाएं के अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, नहीं तो गोल्जी उपकरण है। लेकिन ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब है ना, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को, एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम लेंगे तो क्या पता चलेगी? यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर उठा के रखेंगे तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है ना। इसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा रहती है, C6H12O6 रहते हैं। और रहने के बाद इसी में क्या?
ऑक्सीजन जाके जुट जाते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ईंधन के रूप में देते हैं। अब ईंधन के रूप में देने के बाद तुरंत फिर बन जाते हैं CO2 और प्लस क्या बन जाते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं और कुछ ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। ये पूरी रूप से श्वसन हो जाती है। तो श्वसन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए लाभदायक है, तभी हम श्वसन करते हैं, है ना। जैसे कि ये यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव सेल्स के अंदर इस प्रकार से रहती है। ये हो गए केंद्रक के रूप में, क्या हो गए हैं, केंद्रक के रूप में। तो केंद्रक के रूप में, केंद्रक की इसमें भूमिका नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है और एक कोशिका द्रव की भूमिका होती है। ये सब कोशिका द्रव की भूमिका होती है, जो हम आगे जानेंगे। इसमें देखिएगा, इसमें श्वसन को दो प्रकार से बांटा गया है, 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला एक जाना गया है ऑक्सी श्वसन और दूसरा जाना गया है अनॉक्सी श्वसन। पहले के बारे में समझेंगे। पहला जानेंगे कि एक वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक हो गया वायु की अनुपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु की कम मात्रा में। जैसे कि जब भी हम श्वास लेते हैं तो श्वास फेफड़ों से होते हुए हमारे पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिएगा, अभी हम पहले बताते हैं उसी को। देखिएगा, जैसे कि मानव श्वास लेती है तो मानव श्वास लेने के बाद ये श्वास कहाँ जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, फेफड़ों में ये श्वास जाते हैं। अब फेफड़ों में ये श्वास जाने के बाद यहाँ पर फेफड़ों में मौजूद रहते हैं, फेफड़ों में कई भागों में बटे हुए रहते हैं इस प्रकार से, जिसको कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ऐसे बटे हुए रहते हैं। इसकी संख्या लगभग बहुत होती है, इसकी संख्या बहुत होती है, लगभग में 3 गुना 10 का पावर 8 होती है। टोटल संख्या होती है दोनों फेफड़ों मिला करके, है ना। इसको कहते हैं हम एल्वियोलाई, या हिंदी में वायु कोष्ठिका कहते हैं। यहाँ पर पहले से ही ब्लड मौजूद रहता है। क्या रहता है, ब्लड मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब ब्लड में पता है आप लोग को क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ना। ब्लड में आयरन पाया जाता है और आयरन से मिलकर ही बना रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है, ग्लोबिन बना हुआ रहता है, हीमोग्लोबिन। और यहाँ पर ब्लड में आयरन पाया जाता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, ऐसा होता है। इतना पता चला होगा। जब भी हम श्वास लेते हैं तो श्वसन के रूप में विभिन्न गैसों को लेते हैं, लेकिन विभिन्न गैसें यहाँ तक एल्वियोलाई तक तो पहुँचते तो जरूर हैं, लेकिन इस विभिन्न गैसों में से केवल ऑक्सीजन को, ये आयरन जो है केवल ऑक्सीजन को एक बंधन बना लेते हैं, इसको कहते हैं वैद्युत संयोजी बंधन द्वारा बंध जाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि आयरन तो हीमोग्लोबिन में है, तो ऑक्सीजन चला जाता है हीमोग्लोबिन में, तो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने के बाद फिर ये जाते हैं कहाँ पर, हृदय में जाते हैं, हार्ट में। और हृदय फिर पंप करता है, और पंप करने के बाद ये सब परिवहन में पढ़ेंगे, ठीक है, परिवहन में पढ़ेंगे। हृदय फिर पंप करता है तो पूरे शरीर में फैल जाते हैं ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब पूरे शरीर में फैलने के बाद अब पूरे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक ये ऑक्सीजन पहुँच जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर के ऑक्सीजन को ये छोड़ देती है। क्या करती है, छोड़ देती है। और ऑक्सीजन यहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर जाने के बाद ऑक्सीजन 2 प्रकार से यहाँ पर बट जाती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकती है, दूसरा कोशिका द्रव में जा सकती है, दोनों जगह जा सकती है। तो ऑक्सीजन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो कहलाती है वायु की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। क्या कहलाती है, वायवीय श्वसन। जब ऑक्सीजन कोशिका द्रव के अंदर ही रहती है तो कहलाता है वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु की कम मात्रा में, तो कहलाता है अवायवीय श्वसन। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की कम मात्रा जब प्राप्त होने लगता है, सेल में हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कम मात्रा प्राप्त होने लगता है तो वायु की अनुपस्थिति में बोल दिया जाता है, या वायु की कम मात्रा में, तो कहलाता है अवायवीय श्वसन। क्या कहलाता है, अवायवीय श्वसन। तो इतना पता चला होगा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में। यानी कि हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने के बाद श्वास क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है श्वास में जो ऑक्सीजन रहते हैं, जो हवा में ऑक्सीजन रहते हैं, वो ऑक्सीजन
हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं। पहुंचाने के बाद फिर कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो कहलाता है वायवीय श्वसन। जब कोशिका द्रव में होती है तो कहलाता है अवायवीय श्वसन। तो ये अनुपस्थिति में होती है, समझे बातों को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऐसा ही प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, क्योंकि कोशिका के अंदर श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो हम इसको कहेंगे कोशिकीय श्वसन। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि है क्या ये वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो देखेंगे श्वसन को दो भागों में बांटा गया है ना। एक हो गया अवायवीय श्वसन जिसको कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, एक होते हैं वायवीय श्वसन एरोबिक रिस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन के बारे में देखेंगे तो क्या इसमें कहता है, इसमें बोला जाता है कि इस श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, समझे। यानी कि ये ग्लूकोज तो रहते हैं, ये देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और आंशिक विखंडन होता है। अब विखंडन होने के बाद इसमें से ग्लूकोज का अणु दो पाइरूवेट में टूट जाता है। किस में टूट जाते हैं, पाइरूवेट में टूट जाते हैं। उसके बाद फिर क्या पाइरूवेट अणु में का निर्माण करती है, उसके बाद उसे क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में कोशिका द्रव में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, यानी कि कोशिका के अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे कि कोशिका द्रव में अवायवीय श्वसन होती है जिसमें वायु की अनुपस्थिति में होती है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं होती है, ठीक है, ऐसा आप देखे होंगे। अब देखिए फिर है पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल का निर्माण करती है। फिर वही पाइरूवेट जब टूटते हैं तो इथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल का निर्माण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसमें बदल देते हैं। अब बदल दिया जाता है जिसे हम किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। जब वही दोनों पाइरूवेट टूटता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और कुछ ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ऊर्जा की इसमें कम मात्रा बनती है। कितना बनती है, कम मात्रा का निर्माण होता है, ठीक है, जो कहाँ होती है, कोशिका द्रव में होती है। कोशिका का केंद्रक है तो कोशिका द्रव में ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल का निर्माण कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है, ठीक है, जिसे किण्वन कर प्रक्रिया कहते हैं। यह ईस्ट में भी होता है। ईस्ट भी एक जीव है, उसमें यह प्रक्रिया होता है। और ये मनुष्य में भी प्रक्रिया होता है, अवायवीय श्वसन। जैसे कि बताते हैं, जब भी आप आराम से बैठे हैं तो आप आराम से श्वास ले पाइएगा, लेकिन आप दौड़ते रहिएगा, कुछ काम करते रहिएगा तो उतना आराम से श्वास नहीं ले पाइएगा, श्वसन घट जाएगा, आपके शरीर में श्वास लेने की क्षमता घट जाएगी। फिर आप रुकिएगा तो बड़ा तेज़ी से श्वास लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपके शरीर में श्वसन की दर घट चुकी थी दौड़ते दौड़ते। जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो श्वसन की गति क्या हो जाती है, फिर बाद में चल के बढ़ जाती है गति, क्योंकि श्वसन की दर घट गई है, इसीलिए गति बढ़ जाती है। श्वास हम कम ले पाते हैं दौड़ते दौड़ते, है ना। उसी प्रकार से दौड़ते दौड़ते इंसान जब श्वास कम ले पाते हैं तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जितना कम मात्रा में ऑक्सीजन रहता है वही कम मात्रा में ऑक्सीजन जा पाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाता है, कोशिका द्रव में ही समाप्त हो जाता है। इस ऐसी प्रक्रिया में कहलाती है अवायवीय श्वसन। तो जब ऐसी प्रक्रिया लगातार चलते रहे, निरंतर चलते रहे, तो हमारी मांसपेशियां गठीली हो जाती है। क्या होती है, गठीली हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि जिम वगैरह में जाने वाले व्यक्ति या फिर जो रनिंग करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके मांसपेशियां में उनके मांसपेशियां गठीली होती है। क्यों, कारण यही है। अगर गठीली होती है तो उसमें उनके मांसपेशियों में इथेनॉल का भी जमाव काफ़ी रहता है, और यही इथेनॉल का जमाव अधिक मात्रा में हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और वही लैक्टिक अम्ल फिर बाद में चल करके जब जमा हो जाता है मांसपेशियों में तो कहलाता है गठिया या कैंप रोग। जैसे कि आप लोग आम बोलचाल के भाषा में आप लोग समझते होंगे गठिया रोग क्या है।
मांसपेशियां गठीली हो जाना। गठिया रोग कब होती है? जब कोई अधिक मात्रा में काम करती है, अधिक समय तक काम करती है, काम करते करते उसका शरीर में गठीला हो जाता है, गठीली हो जाती है, तो गठिया रोग कहलाता है ना। दर्द देने लगता है, मांसपेशियां चला नहीं जाता है, मांसपेशियां दर्द देने लगता है। जब कोई व्यक्ति रनिंग करता है तो 2-3 दिन बाद उसका मांसपेशियां दर्द देने लगता है, क्योंकि मांसपेशियां में इथेनॉल का जमाव हो गया है। इथेनॉल का जमाव के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया है, जिस कारण से वो गठिया रोग हो गई है। समझे? तो कैसे हुआ पता चला होगा, क्योंकि वायु की कम मात्रा मिला था, वायु की कम मात्रा मिला था, श्वसन की प्रक्रिया कम हुई थी। जब कोई व्यक्ति बैठे रहता है तो आराम से श्वास लेता है, उसको कुछ गति भी नहीं करना पड़ता है ना, तब उसमें श्वास कहाँ पहुँचती है? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचती है, तब इथेनॉल का निर्माण नहीं होता है। और जब इथेनॉल का निर्माण नहीं होगा तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण नहीं होगा तो गठिया रोग जैसे बीमारी इसमें होंगे ही नहीं। समझ गए होंगे बातों को? बिल्कुल बिल्कुल वही बातें हम यहाँ पर समझाएं कि यह प्रक्रिया इष्ट जीवों में देखने को मिलती है, इथेनॉल का निर्माण होती है, और मनुष्यों में भी देखने को मिलती है। कब? जब मनुष्य ज़्यादा गति में हो, ज़्यादा कोई काम कर रहे हो, तो उस समय ऐसी प्रक्रिया अवायवीय श्वसन देखने को मिलती है। समझे? फिर आगे देखेंगे, सवाल पूछा गया यहाँ पर, बताइएगा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। 2020 में ये सवाल पूछा गया है, बताइएगा। अवायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का अपघटन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये तो ग्लूकोज है, ये इसको देख के ऑक्सीजन मत बोलिएगा, ये ग्लूकोज है। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होते हैं? घटक होते हैं, घटते हैं, है ना। अनुपस्थिति में भोजन का अपघटन होता है ना। जैसे उदाहरण में देखिएगा, खमीर ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन के द्वारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल बनाते हैं? इथेनॉल बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, यानी कि C2H5OH बनाते हैं, C2H5 और OH बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, है ना। इतना आप पूरा लिख दीजिएगा, पूरा आपको नंबर मिल जाएगी एग्जाम में। फिर बोला गया प्रश्न में कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर लिखिए। श्वसन में और प्रकाश संश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी लिखा आया है, 2022 में आया हुआ सवाल है, बताइएगा। श्वसन, इसमें ऊर्जा का मुक्त होती है, तो इसमें ऊर्जा का संचित होती है। श्वसन में ऊर्जा जो बनता है, हल्का फल्का जो ऊर्जा बनता है, हमारे शरीर के लिए मुक्त होती है, और उसके बाद हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये क्या होता है? ऊर्जा का संचित होता है, क्योंकि ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है, फिर जा करके स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है पेड़ पौधा में जमा हो जाता है। तो इसमें ऊर्जा का क्या हो जाती है? संचित हो जाती है, मतलब जमा होती है, इसमें मुक्त होती है, ऊर्जा बनती है। यह सभी जीवों में होता है, तो यह केवल हरे पेड़ पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे में होती है, तो यह सभी जीवों में होती है। आप आराम से इसको लिख दीजिएगा, पूरा फुल नंबर मिल जाएगी। ये 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का 2 अंतर लिखना है। समझ गए बातों को? बिल्कुल ऐसा ही। अब देखिएगा आगे कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियां में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। यानी कि हमारी पेशियां जो है, इस पेशियां में ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन का अभाव कब होती है? बताइए। ऑक्सीजन के अभाव तब होती है कि जब हम ज़्यादा गति करते हैं, रनिंग करते हैं, ऐसी प्रक्रिया करते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि हम श्वास उतना नहीं ले पाते हैं। तो ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे अधिक मात्रा में संचय यानी कि जमा हो जाने से पेशियां में दर्द होने लगता है। पेशियां में क्या होने लगते हैं? दर्द होने लगते हैं, जिसे हम गठिया रोग या क्रैम्प रोग भी कहते हैं। गठिया रोग या क्रैम्प रोग भी कहते हैं। बिल्कुल इस बात को ध्यान दे करके चलिएगा। अब देखिएगा, C6H12O6 जो है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या बनाता है? पता ही है, ये क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल बनाता है, और उसके बाद फिर क्या? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, और C+OH ये लैक्टिक अम्ल हो गया, है ना। सब मिलाकर के लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, और ऊर्जा बनाती है, ATP बनाती है, जो कि बहुत कम मात्रा में, लेकिन पेशियां में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे दर्द देने लगता है हमारी मांसपेशियां। समझे? वही है। आगे देखिएगा, वायवीय श्वसन क्या है?
तो जैसा कि हम आपको बताएं कि वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, यानी कि यदि कोशिका है तो इस कोशिका के अंदर केंद्रक होगी, अब केंद्रक के बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगी, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति या भी कोई भी जीव शांत से बैठे रहता है, श्वास लेता है आराम से, तो वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है, वो पहुँच जाती है कहाँ तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के देखिएगा बीच में यहाँ पर जगह खाली होगा, देखिएगा ये सब जगह खाली है, ठीक है, यही सब जगह खाली है, ठीक है। तो ये सब जगह को देखिएगा, ये सब जगह को क्या है, शिखा है ना, उसमें क्या है कहा जाता है, ये सब डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होती है ना। अब देखिए एटीपी के रूप में निर्माण होता है, ये सब एटीपी के रूप में निर्माण हो रहा है, ये सब क्या है, एटीपी, क्या है ये वाइट वाला, एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण हो रहा है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज है, माइटोकॉन्ड्रिया पहले से ही क्या है 6,6H12O6 ग्लूकोज है, और ये जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा इसमें मिल पाती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपना श्वसन ये कर लेते हैं, समझिए। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो देखना है इस श्वसन के अंतर्गत पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इसके बाद जो पाइरूवेट का निर्माण होता है ना, पाइरूवेट का निर्माण होता है, इसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। जो पाइरूवेट का निर्माण होता है, तो पाइरूवेट टूटता है ना, तो पूरा टूटता है, इथेनॉल वगैरह ये सब में नहीं बनता है, ठीक है, उपस्थित है। या क्या होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या ये पाइरूवेट को विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और रासायनिक ऊर्जा मुक्त करती है। क्या क्या मुक्त करती है, यहाँ पर मुक्त करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और रासायनिक ऊर्जा, एटीपी का निर्माण करती है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त करती है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में गया, जाने के बाद फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो जाता है ये ऑक्सीकृत होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तो बनाती है, और इसमें से 38 एटीपी, यानी कि ऊर्जा के रूप में कितना एटीपी निर्माण करती है, 38 एटीपी ऊर्जा निर्माण करती है। आपसे पूछा जाएगा ये एटीपी क्या है, तो एटीपी हमारे शरीर में एक ऊर्जा का रूप है, इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप सीधा तौर पर इसको बता दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके विघटन से जो ऊर्जा निकलती है, जो मिलती है हमें ऊर्जा, उससे कोशिकाओं के अंदर होने वाले विभिन्न क्रियाओं को संचालित करती है। उससे कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है, हरित लवक अपना काम करता है, लवक प्लास्टिड अपना काम करता है, राइबोसोम अपना काम करता है, सभी को काम करने में ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा से कोशिका संचालित होती है। और आपको पता है हमारा कोशिका संचालित होती है तो हमारा उत्तक संचालित होती है, हमारा टिश्यू संचालित होती है तो हमारा अंग संचालित होती है, हमारा अंग संचालित होता है तो हम संचालित होते हैं, है ना। यही तो प्रोसेस चलता है ना, यही ना लाइफ प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया होती है। देखिएगा अब एग्जाम में पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा आप तुरंत अंतर को बताइएगा। देखिए आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रियम होती है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बोलना है यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, तो यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। फिर आगे इनका कार्य केवल कोशिका द्रव में होता है, तो इस श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। बिल्कुल, इसमें ग्लूकोज का आंशिक रूप से विखंडन होता है, आंशिक रूप से ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का कम ऑक्सीकरण होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अभाव रहता है, कम रहता है। इसमें पाइरूवेट, इथेनॉल और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और गठिया रोग जैसा निर्माण करती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरा ऑक्सीकृत हो जाता है, तथा क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं और कुछ एटीपी, 38 एटीपी का निर्माण करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं, समझे। फिर आगे इसमें वायवीय श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा मुक्त होती है, इसकी तुलना में इसमें ऊर्जा मुक्त होती है लेकिन कम, लेकिन इसमें ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ऑक्सीजन परिपूर्ण मात्रा में इसमें मिल रहा था।
समझ गए बातों को। उसी प्रकार से इसमें अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इतना आप लिखिएगा। नंबर कैसे कट जाएगा आप ही बताइए। नंबर कटने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि आप पूरा तरह से पूरी लिख चुके हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर देखिए 2019 में पूछा हुआ सवाल है, बताइएगा। इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है हमारे शरीर में, तो बताइएगा। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होती है। क्या समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझते जाइए। पूरा एग्जाम में एकदम से तहलका मचा के आना है ना। बिल्कुल देखिएगा। अवायवीय श्वसन में कौन कौन सी गैस निकलती है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। बताइएगा। अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निकलती है। और उसके बाद फिर श्वसन किसे कहते हैं, तो ये देखिए 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बताइएगा। मानव शरीर की वे सारी क्रियाएं जिनके बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। और पहुँच करके वायवीय हो या अवायवीय हो, किसी प्रकार के भी श्वसन होने के बाद जहां इसका उपयोग कोशिकाएं ईंधन के रूप में ऑक्सीकरण करने के लिए किया जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से कोशिकाओं के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। हो गया? बिल्कुल ऐसा ही समझ के चलना है। फिर आगे क्या है देखिए, पौधों में अब श्वसन। ये जीवों में श्वसन हो चुका है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। अब श्वसन के अंग पढ़ेंगे तो वो बाद में, श्वसन के कौन कौन से अंग है वो बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ पौधों में श्वसन को पढ़ लेते हैं। पेड़ पौधों में जो श्वसन होती है उसमें पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है पेड़ पौधा जो है श्वास किससे लेती है? पता है, पत्तियों से लेती है। किससे लेती है? पत्तियों से। पत्तियों से किस चीज़ का श्वसन लेती है? बोलिए। पत्तियों से ये किस चीज़ का श्वसन लेती है, श्वास लेती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का क्या लेती है? श्वास लेती है। और श्वास लेने के बाद ऑक्सीजन क्या करती है? ये बाहर निकाल देती है, ऑक्सीजन बाहर निकाल देती है। और यहाँ पर ATP का निर्माण होता है। यहीं पर ATP का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है पत्तियों के अंदर ही। तो पत्तियाँ श्वास किससे लेती है? तो कल ही बताए थे, पत्तियाँ श्वास लेती है स्टोमाटा से। किससे लेती है? स्टोमाटा से। इस बात को ध्यान में रखिएगा। छिद्र होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, उसी से श्वास लेते हैं। और इसको नियंत्रित करने का काम करते हैं रक्षी कोशिकाएं, जिसको कहते हैं हम गार्ड सेल्स। ठीक है। अब पत्तियाँ जड़ से क्या प्राप्त करते हैं? जल और खनिज लवण, जो जाइलम उत्तक के द्वारा ये परिवहन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर मतलब है कि इसके सेल में कैसे रिस्पायरेशन होते हैं, कैसे श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हरित लवक है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। इससे प्रकाश की किरण अंदर आती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। आने के बाद प्रकाश की किरण अंदर आने के बाद फिर क्या हो जाते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजन तो इसमें चले जाते हैं। ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं? O2 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज के रूप में। ये प्रक्रिया कहाँ होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ऐसी प्रक्रिया होने के बाद फिर क्या निर्माण होती है? यहाँ पर निर्माण होती है CO2 और जल का निर्माण होती है। इतना निर्माण होने के बाद यही तो CO2 और जल का निर्माण होती है, या फिर CO2 या जल का निर्माण होती है, या फिर ऑक्सीजन का निर्माण होती है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। समझ गए हैं ना बातों को। और जो जल बच जाता है एक्स्ट्रा, उसे वाष्पित कर देते हैं पत्तियाँ, जिसको हम क्या कहते हैं? जल जो है एक्स्ट्रा बच जाता है उसे वाष्पित कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, है ना। ऐसी प्रक्रिया होती है। पौधों में श्वसन देखते हैं। पौधों के श्वसन में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के रंध्रों तथा तना और कड़ी रंध्रों, त्वचा पर उपस्थित बात रंध्रों द्वारा होती है। और अंतःकोशिकीय स्थान पर जड़ में स्थित मूल रोमों द्वारा भी होती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया अर्थात गैसों का आदान प्रदान। तो हम बता दें इस पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होती है? तो जड़ के निकला हुआ ये सब मूल रोम जो है, इसको कहते हैं मूल रोम, इनके द्वारा होती है। दूसरा नंबर पत्तियों के अंदर छिद्र के द्वारा, जिसको कहते हैं स्टोमाटा, यानी कि छिद्रों के द्वारा। और तना में उपस्थित रहते हैं वात रंध्र। क्या रहते हैं? वात
रंध्र, इसके द्वारा स्टोमाटा यानी कि पत्तियों के छिद्रों, तना के बात रंध्र और जड़ के मूल रोमों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया, अर्थ श्वसन की प्रक्रिया नहीं, गैसों का आदान प्रदान होती है। तो यहाँ पर देखिएगा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किससे होती है? पत्तियों के रंध्रों द्वारा, तना की कड़ी, उपस्थित त्वचा में उपस्थित बात रंध्रों के द्वारा और अंतःकोशिकीय स्थानों की जड़ों के में स्थित मूल रोमों के द्वारा। किसके द्वारा? मूल रोमों के द्वारा होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया से होती है। विसरण प्रक्रिया का अर्थ समझिए। विसरण प्रक्रिया किसको कहते हैं? इसके अंदर कोई पाइप या डक्ट नहीं रहता है कि उसके द्वारा चला जाएगा। क्या नीचे समरसेबुल लगा हुआ रहता है कि ऊपर चला जाएगा? नहीं, ये क्या होते हैं? विसरण प्रक्रिया द्वारा, यानी कि एक कण दूसरा कण तीसरा कण ऐसे जुड़े रहते हैं। इसमें जाने के बाद ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये इसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ट्रांसफ़र होते होते धीरे 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 पहुँच जाते पत्तियों तक। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? पत्तियों तक। ऐसी होती है जिसको कहते हैं हम विसरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया। जैसे कि बरसात के दिनों में मिट्टी का घर रहता है, तो मिट्टी के घर का एक कोना मतलब कि गीला हो जाने के कारण पूरा घर गीला हो जाता है बरसात के दिनों में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे मिट्टी मतलब कि गीला होते चला जाता है लगातार। समझ गए? वैसा ही प्रक्रिया, वैसा ही कुछ प्रक्रिया जिसको कह सकते हैं विसरण प्रक्रिया। जैसे पौधे में प्रत्येक भाग में जड़, तना तथा पत्तियां अलग अलग श्वसन होता है। जड़ में, तना में, पत्तियां में अलग अलग प्रकार के श्वसन होता है। जंतु की तरह पौधे के श्वसन में गैसों का परिवहन नहीं होता है। हमारे जंतुओं में गैसों का परिवहन होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाला धमनी और सीरा जैसे नालिकाओं द्वारा। धमनी और सीरा जैसे नालिकाओं द्वारा श्वसन का आदान प्रदान होता है, परिवहन होता है। लेकिन पौधों में ऐसे कोई धमनी और सीरा जैसे कोई नालिकाएं नहीं होती है। समझे? ऐसा समझ के चलिएगा। नोट में देखते हैं पौधों में के जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। पेड़ पौधा में जो रहता है जंतु की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। सबसे ज़्यादा जंतुओं में श्वसन की गति होती है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है? देखिएगा जंतुओं में श्वसन देखिएगा एक कोशिकीय जीवों में श्वसन में विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। यदि एक कोशिकीय जीव रहा, जैसे कि अमीबा रहा, है ना, पैरामीशियम रहा, तो ये सब में श्वसन की प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। विसरण प्रक्रिया समझाई ही है क्या होता है कि एक कोशिका के द्वारा दूसरा कोशिका तीसरा कोशिका, या अर्थात इसमें कोई परिवहन अंगक नहीं रहते हैं या कोई इसमें नालिका नहीं पाए जाते हैं, वही कहलाता है। विसरण प्रक्रिया द्वारा आदान प्रदान होता है। बहुकोशिकीय जीव जंतुओं में श्वसन परिवहन विधि द्वारा 3 अंगों के माध्यम से होता है ना। बहुकोशिकीय जीवों में अर्थात मनुष्यों में श्वसन 3 अंगों के माध्यम से होता है। वो कौन कौन से हैं? श्वास नली जिसे ट्रैकिया कहते हैं, दूसरा गिल्स या गलफड़ा कहते हैं, तीसरा फेफड़ा कहते हैं। श्वास नली ट्रैकिया यानी कि इसके द्वारा भी हो सकता है, ये ट्रैकिया है ना। उसके बाद फिर गलफड़ा, मछली में गलफड़ा पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, और मनुष्यों में फेफड़ा पाए जाते हैं, इसके द्वारा हो सकती है। अब कौन कौन किसके द्वारा करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले श्वास नली या ट्रैकिया में देखते हैं। यह शरीर के भीतर स्थित एक अत्यंत शाखा युक्त हवा भरी नालिका होती है जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर सीधे सतह पर श्वास रंध्र यानी कि स्पाइरिकल नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। यानी कि ऐसा जीव है, कुछ ऐसा जीव है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें श्वसन केवल इसी के द्वारा होती है, उसमें नासा छिद्र नहीं होते हैं। इसके द्वारा होने के बाद दूसरी ओर कहाँ खुलती है? कोशिकाओं में। कहाँ खुलती है? कोशिका में। कोशिका में चले जाते हैं, है ना। ऐसा श्वास होते हैं। जैसे कि किस में होते हैं? तो ऐसा होते हैं, किस में होते हैं? टिड्डा में। किस में होते हैं? ये प्रक्रिया टिड्डा में होते हैं, तिलचट्टा में होते हैं, मक्खी में होते हैं। टिड्डा, तिलचट्टा और मक्खी में श्वसन की प्रक्रिया श्वास नली या ट्रेकिया के द्वारा होगी। श्वसन तंत्र क्या है? श्वास नली या ट्रेकिया। समझे? ये सबको ध्यान में रखिएगा, ये सब, ठीक है। फिर आगे कुछ जीवो ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टिड्डा, तिलचट्टा और मक्खी। अब यहाँ पर नोट में देखेंगे कि इसमें गैसों का आदान प्रदान रक्त परिवहन के द्वारा नहीं होता है। गैसों का आदान प्रदान ब्लड परिवहन के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि इनमें
रक्त तथा कोई श्वसन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। इसमें ब्लड के द्वारा गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लड जैसा कोई रंजक इसमें नहीं पाया जाता है। जैसे कि मनुष्यों में क्या होते हैं कि फेफड़ा रहते हैं, मनुष्य में फेफड़ा रहते हैं और फेफड़ा के अंदर ब्लड रहते हैं, ब्लड में जाकर के ऑक्सीजन मिल जाते हैं, तो ब्लड ही तो काम करती है सभी जगह पहुंचाने का ऑक्सीजन को। लेकिन इसमें ऐसा कोई पदार्थ या रंजक ब्लड नहीं पाए जाते हैं जो क्या करें, पहुँचाए, किसको, ऑक्सीजन को पहुँचाए, ऐसा नहीं होते हैं इस केस में। देखिएगा आगे कि गिल्स या गलफड़ा ये मछली में होते हैं। किसमें श्वसन होते हैं, मछली में ये श्वसन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा यह एक विशेष प्रकार के श्वसन अंगक है। जैसे कि यहाँ पर यही है गिल्स गलफड़ा, ठीक है, ये वाला देखिए ऐसे इस प्रकार से रहते हैं बिखरे हुए, इस प्रकार से इससे बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा श्वसन करते हैं। तो पहले देखते बताते हैं मछलियों के जो गलफड़ा जो रहते हैं इस प्रकार से जो बिखरे हुए रहते हैं, इस प्रकार से बिखरे हुए रहते हैं, ये क्या करते हैं, गलफड़ा क्या करते हैं कि पानी में, यानी कि पानी में या जल में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी या जल में घुलित ऑक्सीजन को ये श्वास लेते हैं। ऐसे खुले में ये मुंह करके श्वास नहीं लेंगे, गलफड़ा फैला के श्वास नहीं ले पाएंगे। पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ये श्वास लेंगे। जैसे कि जिस टब में मछली को रखा जाता है, जिस तालाब में मछली को रखा जाता है, उसमें बुलबुला जैसा कुछ स्थिति होते रहना चाहिए, तभी ना फिर बाहरी वातावरण का ऑक्सीजन उस पानी में चला जाएगा बुलबुला के द्वारा, और जाने के कारण उसी से वो घुलित ऑक्सीजन के रूप में वो श्वास ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मछली श्वास कैसे लेती है, गिल्स से लेती है, ये सभी को पता है, गलफड़ा से लेती है, सभी को पता है, लेकिन पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से वो श्वास लेंगे, बाहरी वातावरण के ऑक्सीजन वाला श्वास वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर है जिसमें जो घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके श्वसन के लिए करते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलित ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं और श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। प्रत्येक गिल्स के दो समूह होते हैं। जैसे मछलियों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है ना, फिर आ जाता है तीसरा फेफड़ा के द्वारा, समझे। प्रत्येक गिल्स के दो समूह होते हैं, एक इस तरफ एक अपोजिट साइड, है ना, ऐसा होते हैं। फेफड़ा के द्वारा श्वास लेते हैं रेप्टिलिया वर्ग के श्रेणी, उसको कहते हैं जो रेंग कर चलते हैं। जो कैसे चलते हैं, रेंग कर। अब रेंग कर कौन चलते हैं, सांप चलते हैं, छिपकली चलते हैं, कछुआ चलते हैं, मगरमच्छ चलते हैं, सभी रेंग कर चलते हैं। लेकिन मगरमच्छ कुछ उभयचर प्राणी में भी आ जाते हैं, है ना, उभयचर प्राणी में भी आ जाते हैं, क्योंकि पानी और स्थल दोनों जगह रहते हैं, है ना। रेप्टिलिया वर्ग के श्रेणी जो रेंग कर चलते हैं इत्यादि, ये सब किससे श्वास लेंगे, फेफड़ा से। वर्टिब्रेटा श्रेणी के पक्षी, यानी कि जो पक्षी रहते हैं, और वर्टिब्रेटा श्रेणी के पक्षी यानी कि सभी पक्षी। उसके बाद मैमिलिया मतलब जो बच्चे के जन्म देती है, मैमिलिया श्रेणी के मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य किससे श्वास लेते हैं, ये श्वासन सिर्फ फेफड़ा से लेते हैं। यानी कि वर्टिब्रेटा श्रेणी और क्या, पक्षी श्रेणी या मैमिलिया श्रेणी, वर्टिब्रेटा श्रेणी, मैमिलिया श्रेणी जो बच्चे जन्म देते हैं, और वर्टिब्रेटा श्रेणी जो पक्षी रहते हैं, ये सभी किससे श्वास लेते हैं, ये सभी फेफड़ा से श्वास लेते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के श्रेणी ये भी फेफड़ा से श्वास लेते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। एम्फीबिया वर्ग के श्रेणी जो मेढक रहते हैं, है ना, जो कूद करके आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये फेफड़ों के अंतर्गत आंतरिक त्वचा से भी श्वास लेते हैं। ये फेफड़ा से तो लेते हैं, लेकिन वो स्किन से भी श्वास लेते हैं, त्वचा से भी श्वास लेते हैं, है ना। जैसे मुख गुहा से भी श्वास लेते हैं, है ना, श्वसन करती है। अलग अलग श्वसन क्षेत्र है, अलग अलग श्वसन तंत्र है। तो यही सब श्वसन तंत्र को याद कर लीजिएगा, तो पूछा जाएगा कि वर्टिब्रेटा श्रेणी या फिर सांप किस अंग से श्वास लेते हैं, तो बता पाइएगा। छिपकली किस अंग से श्वास लेते हैं, तिलचट्टा किस अंग से श्वास लेते हैं, ये सब बता पाइएगा, ठीक है। आगे देखिए, मानव श्वसन तंत्र। अब मानव में हम स्पेशली पढ़ते हैं कि मानव श्वसन तंत्र क्या है, तो हम आपको बता दें। मानव श्वसन तंत्र पहले नासिका छिद्र से शुरू होती है, नासिका छिद्र से शुरू होकर के वो फेफड़ा तक जाती है। कहाँ तक जाती है,
फेफड़ा तक। तो यहाँ पर समझते हैं पहले नासिका छिद्र से, नासिका छिद्र यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से समझेंगे तो क्या यहाँ पर पता चलेगा कि नासिका छिद्र के पास यहाँ पर पहले श्वसन क्षेत्र पहले समझते हैं। मनुष्यों में श्वसन के लिए जिन जिन अंगों की आवश्यकता होती है उन सभी अंगों के समूह को श्वसन अंग कहते हैं, जो निम्न है, जैसे नासिका छिद्र, लैरिंग्स या कंठ यंत्र, है ना, कंठ होते हैं, फिर श्वास नली होते हैं, ये ट्रैकिया, और उसके बाद फेफड़ा होते हैं। पहले समझेंगे नासिका छिद्र। नासिका छिद्र में नासिका छिद्र प्रारंभ होकर के 3 भागों में होते हैं। नाक से प्रारंभ होकर के कहाँ जाते हैं, पहले घ्राण क्षेत्र जाते हैं। घ्राण क्षेत्र जो शुरू वाले क्षेत्र होते हैं जो अत्यंत छोटा होते हैं, क्या होते हैं, ये अत्यंत छोटा होते हैं। घ्राण क्षेत्र जो रहते हैं अत्यंत क्या होते हैं, ये छोटा होते हैं। अब छोटा होता है, इसमें मनुष्यों को सूंघने की क्षमता होती है, यानी कि कैसा स्मेल आ रहा है, खराब स्मेल आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, सूंघने की क्षमता यही होती है। तो आपको बता दें कि पुरुषों में सूंघने की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। स्त्रियों में सूंघने की क्षमता अधिक होती है, पुरुषों में सूंघने की क्षमता कम होती है, इतना ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, समझते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि नासिका बेसम क्या है। नासिका बेसम यानी कि इसका अगला भाग आ जाता है, इसका अगला भाग आ जाता है नासिका बेसम, ठीक है। नासिका बेसम में क्या रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ रहते हैं, चिपचिपा पदार्थ रहते हैं, है ना। जो चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं जिसको कहते हैं हम म्यूकस या मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पाए जाते हैं, जो कि श्वास के द्वारा कुछ यदि बड़े बड़े धूल कण यदि अंदर जाते हैं तो चिपचिपा पदार्थ से जाकर के चिपक जाते हैं। बड़े बड़े धूल कण श्वास के माध्यम से अंदर जाते हैं तो चिपचिपा पदार्थ के माध्यम से जाकर चिपक जाते हैं, फिर शुद्ध हवा अंदर जा पाती है, समझे, ऐसा होता है। फिर वैसे उसी की संख्या जब अधिक बढ़ जाती है तो वो निकलने लगते बाहर, कभी कभी सर्दी के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, समझे। फिर वो जब पूरी तरह से साफ हो जाता है तो फिर से श्वास लेते हैं, फिर कभी चिपकता है, फिर बाहर निकलता है, ऐसी प्रोसेस होती रहती है ना। वही बोला नासिका बेसम, इसमें महीन रक्त कोशिकाएं पाई जाती है जो वायु में आद्रित को नमी करती है तथा श्वसन के एपिथेलियम के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, और क्या चिपक जाता है उससे, है ना, फिर बाहर निकलता है। श्वसन क्षेत्र बोला गया है। इसमें नासिका बेसम के अंदर की ओर ग्रासनी और कंठ द्वार के समीप खुलता है। अब श्वसन क्षेत्र क्या होता है, ये श्वसन क्षेत्र, जैसे ये हुआ नासिका बेसम, सब हुआ ना, उसके बाद फिर ये हो गया श्वसन क्षेत्र। और श्वसन क्षेत्र के बाद फिर खुलता है लैरिंग्स। क्या खुलता है यहाँ पर, लैरिंग्स। तो यही लैरिंग्स है। लैरिंग्स के अंदर पाया जाता है एपिग्लोटिक्स, जो कल भी बताए थे। एपिग्लोटिक्स क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। एपिग्लोटिक्स जो कंठ नली और श्वास नली को, नहीं, कंठ नली और किसको नियंत्रित करते हैं, ग्रास नली को। श्वास नली और ग्रास नली, इसको, इन दोनों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि देखेंगे, तथा ग्रास नली कंठ द्वार के ठीक नीचे की ओर एक छोटी रचना के रूप में लैरिंग्स में जाकर खुलती है, और लैरिंग्स क्या करती है, पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में जाकर के खुलता है। यही लैरिंग्स पीछे की ओर कहाँ खुलती है, यही लैरिंग्स घड़ा के रूप में रहते हैं, जिसको हम ग्रासनी कहते हैं। उसके बाद यही जाकर के कहाँ खुलती है, श्वास नली ट्रैकिया में, यहीं पर खुलती है। श्वास नली या ट्रैकिया में खुलती है, यही आती है। फिर फेफड़ा में क्या आती है, फेफड़ा में, समझे, ऐसी प्रक्रिया होती है। आगे देखिएगा श्वास नली क्या है। श्वास नली बिल्कुल इसी को ट्रैकिया कहा जाता है, ऐसा ही श्वास नली होती है, ठीक है। श्वास नली के बारे में बता दें कि इसमें वलयकार जैसी संरचना पाया जाता है, जिसे व्हाइट देख सकते हैं। ये वलयकार है, अर्धचंद्राकार जानते हो, जैसे कि आसमान में आधे चांद बना हो तो अर्धचंद्राकार जैसा वलय बना रहता है। ये वलय जो है उपास्थि के रहते हैं। उपास्थि जानते हैं, हड्डी का नहीं, अस्थि का नहीं, उपास्थि का बना रहता है, जो कि नरम हड्डी के रूप में वो जाना जाता है, उसके बना होते हैं ये, ठीक है। वलय के रूप में बने होते हैं ये हर जगह। अब वलय के रूप में इसीलिए होते हैं ताकि इस पर दबाव ना पड़े, दबाव पड़ जाएगा तो चिपक भी सकता है। यदि हम माना कि हम श्वास लिए तो फैल गया वलय, लेकिन श्वास छोड़ेंगे तो फिर चिपक ना जाएगा, तो चिपके ना, वो वलय एक दूसरे से चिपके ना, इसीलिए वलय के रूप में कैसा रहता है, एक हड्डी डाला हुआ रहता है। हड्डी मतलब समझते हैं, हड्डी नहीं, वो उपास्थि रहते हैं। क्या रहते हैं, उपास्थि, वो कठोर रहते हैं, समझे, ऐसा रहते हैं वलय के रूप में, ताकि एक दूसरे के अंदर से चिपके नहीं तो चिपक जाएगा। बैलून जरा देखिए, बैलून को फुला लीजिए, अब बैलून से हवा बाहर निकालिए तो बैलून फिर चिपक जाती है ना, ऐसा होती है। ऐसा ना हो,
इसी प्रक्रिया के कारण, इसी के कारण बलय रहती है। इसकी लंबाई करीब 11 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है लंबाई? टोटल 11 सेंटीमीटर की होती है। चौड़ाई 16 mm होती है, 16 मिलीमीटर होती है। इसमें पतली दीवार मजबूत प्रदान करने के लिए, पतली दीवार जो रहता है उसके मजबूती प्रदान करने के लिए उपास्थि के बने अपूर्ण बलय रहते हैं। अपूर्ण बलय मतलब है कि पूरा पूरा गोल गोल घुमा हुआ नहीं रहता है, आधा रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे बना हुआ, इस प्रकार से बना हुआ बलय रहते हैं। ठीक है, ऐसे बलय बना हुआ रहते हैं, आधा आधा रहता है। इस कर्ण पूरी तरह लंबाई में लगे रहते हैं, पूरे लंबाई में ये लगे रहते हैं। ये बलय ट्रेकिया में हवा के बाहर निकलने के समय उसे चिपकने से या पिचकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। नीचे की ओर ट्रेकिया बक्ष गुहा में जाके खुलती है। बक्ष गुहा जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये होगा फेफड़ा के अंदर वाले भाग, इस बक्ष गुहा हुआ। जैसे कि हमारे ये बाहर का ये सब हड्डी हुआ, रिब्स का हड्डी है ना, रिब्स, तो उसके अंदर वाले ये सब पूरा बक्ष गुहा कहलाती है। इसी बक्ष गुहा के अंदर रहते हैं फेफड़ा रहते हैं, और फेफड़ा के नीचे रहते हैं, क्या रहते हैं? हल्का सा नीचे या फिर लेफ्ट साइड में रहते हैं। फेफड़ा के लेफ्ट साइड में क्या रहते हैं? हृदय रहते हैं, हार्ट रहते हैं, उसी प्रक्रिया रहते हैं। तो ये सब यहाँ से हो गया ये बक्ष गुहा, और यही बक्ष गुहा फिर आगे की ओर आते हैं, ये वाला क्या आते हैं? ट्रेकिया। और ट्रेकिया आने के बाद इसको कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। ब्रोंकस फिर बढ़ जाते हैं तो ब्रोंकियोलेंस, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस, ये सब ब्रोंकियोलेस हो गया, ब्रोंकियोलेस है ना, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलेस। फिर एल्वियोलाई, फिर जो गोल गोल ऐसे घूम करके रह जाते हैं एल्वियोलाई, या फिर वायु कोष्ठिका। क्या कहलाते हैं? वायु कोष्ठिका है ना, वायु कोष्ठिका। ऐसी प्रक्रिया होती है ना, जहाँ ये विभिन्न प्रकार से श्वास को नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस में बढ़ जाते हैं। अब ब्रोंकस भी आगे विभिन्न प्रकार के भागों में विभाजित होते हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आगे वाला भाग को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। समझ गए बातों को? ऐसा ही होती है। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं टोटल कुछ बातों को। यहाँ पर समझते हैं कि फेफड़ा के अंदर कैसे प्रक्रिया समझेंगे। यहाँ तो हो गया ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस में बटा, ब्रोंकस में बटने के बाद ये सब कुल ब्रोंक्यूल्स में बट गया। किस में बट गया? ब्रोंक्यूल्स में। सब क्या हो गया? ब्रोंक्यूल्स में। अभी जो छोटे छोटे यहाँ कोठरिया के रूप में देख रहे हैं, छोटे छोटे गोलाकार ट्यूब्स के रूप में देख रहे हैं, यही तो है एल्वियोलाई या वायु कोष्ठिका। अब इसकी संख्या ही तो बताएं, 3 × 10⁸ होती है इसकी संख्या होती है ना, इसकी संख्या इतनी होती है लगभग में, है ना, दोनों फेफड़ा मिला करके। तो ये ऊपर से ऐसा दिखता है, आंतरिक रूप से ऐसा रहता है। तो ये बोला इसमें अनेकों छोटे छोटे वायु कोष्ठिका पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं, है ना, जिन्हें हम एल्वियोलाई के नाम से भी एल्वियोलाई भी कहते हैं। इनकी संख्या मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 3 × 10⁸ होती है ना। फेफड़े मनुष्य की बक्ष गुहा में स्थित होते हैं। बक्ष गुहा में, बक्ष गुहा जानते हैं, ध्यान रखिएगा, रिब्स के नीचे वाले भाग बक्ष गुहा कहलाते हैं। और यह 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा, एक ऐसा रहता है गुलाबी कलर का रहता है, और 2 स्पंजी थैलीनुमा रहता है, यानी कि कभी फूलेगा तो कभी पिचक जाएगा, कभी फूलेगा पिचक जाएगा, है ना, ऐसा होगी। जैसे कि हम लोग श्वास लेंगे, फूल गया फिर पिचक गया, वैसा ही होती है, ऐसा ही प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, देखिएगा श्वसन की क्रिया कैसे होती है, ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, कैसे होती है, तो बताइएगा। श्वसन 2 क्रियाओं में सम्मिलित किया गया है। पहली क्रिया में हवा नासिका छिद्र श्वास नली होते हुए फेफड़ों की दीवारों में रक्त कोशिकाओं उसके संपर्क में चला जाता है। पहले कहाँ क्या चला जाता है? रक्त कोशिकाओं के संपर्क में, यानी कि यहाँ पर देखिएगा पहले क्या होता है, श्वास आने के बाद यहाँ पर एल्वियोलाई रहते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद रक्त कोशिकाओं में चला जाता है, हवा ऑक्सीजन चला जाता है। जाने के बाद ऑक्सीजन आने के बाद रक्त कोशिका, यहाँ पर ब्लड रहता है, ब्लड हीमोग्लोबिन रहते हैं, हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के बाद चले जाते हैं। इस क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो फिर क्रिया क्या कहलाती है? प्रश्वास कहलाती है। इसके विपरीत दूसरी क्रिया जिसके अंतर्गत रक्त फेफड़ा से आया हुआ रक्त फेफड़ा यानी कि ब्लड से लौट करके फिर वापस आया CO2, और CO2 के यहाँ छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद CO2 फिर वापस निकल जाती है, CO2 फिर वापस निकल जाती है, जिसको कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। उसी प्रकार से
बाहर नासिका छिद्र से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें हम उच्छ्वास कहते हैं, है ना। फिर आगे देखना, प्रश्वास के दौरान, प्रश्वास यानी कि जब हम श्वास लेते हैं उस दौरान रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर रक्त की धमनियों के रास्ते कोशिका द्रव में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाती है। बताए थे कि इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर, इसमें जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को अपने में बांध लेते हैं और रक्त के कहाँ तक, रक्त के रूप में ये बांध लेते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद जहाँ ऊर्जा का उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तथा उच्छ्वास के दौरान ऊर्जा से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड उसी रक्त हीमोग्लोबिन के द्वारा शिराओं के रास्ते फेफड़ों में वापस चला जाता है। शिराओं के रास्ते कहाँ चला जाता है, फिर वापस चला जाता है कहाँ, फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़ा में वापस आने के बाद मनुष्य श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जब कोई मनुष्य श्वास लेती है और छोड़ती है, दोनों की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ये सवाल पूछा जाता है, अक्सर 5 नंबर का सवाल रहती है, तो आप इतना पूरा लिखिएगा, 5 का 5 नंबर मिलेगी, ठीक है। श्वसन से संबंधित सवाल रहती है। या फिर इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि कोशिकीय श्वसन को पूरी तरह से समझाएं, है ना, कोशिकीय श्वसन क्या है उसको बताएं, ये भी पूछा जाता है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि मानव में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है समझाएं, या कोशिकीय श्वसन क्या है समझाएं, विस्तार पूर्वक समझाएं। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, ये सही लिखिएगा, हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ तक पूरी तरह से यहाँ पर श्वसन लग रहा है समाप्त हो ही चुका है ना। उसके बाद फिर अगला टॉपिक आएगी जो कहलाएगी श्वसन के बाद परिवहन, परिवहन के बाद उत्सर्जन, है ना। धीरे धीरे प्रतिदिन ऐसी टॉपिक आते चलेगी, है ना। एक दिन में एक क्लास, एक टॉपिक का एक क्लास होगी, दूसरा दिन में दूसरा टॉपिक का दूसरा क्लास होगी, इसी प्रकार से ऐसा चलते रहेगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि समय से पहले ही हम सिलेबस को ख़त्म कर लेंगे, है ना। बस आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग लगातार बने रहिएगा और लगातार क्लास को रेगुलर करते रहिएगा, तो पूरी तरह से सिलेबस समाप्त यहाँ हो जाएगी, है ना। और समाप्त होने के बाद हम फिर टेस्ट सीरीज चलाएंगे, उसके बाद आपके लिए टेस्ट देंगे, आप टेस्ट दीजिएगा, देने के बाद कितना मार्क्स आता है उसके बाद फिर बताते हैं हम, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा, जितना कुछ बोला गया सब कुछ यहाँ करवाया जाएगा। अभी 2 चैप्टर ही हुआ है, फिर जाकर के क्वेश्चन भी होगी, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होगी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो भी तुरंत जारी होगी आप लोग के बीच में, ठीक है।